हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग बीपीएससी मेंस का क्रैश कोर्स जो है प्रारंभ कर रहे हैं और ये है आपका इंट्रोडक्शन क्लास। तो जल्दी से हम थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं, बीपीएससी मेंस का पैटर्न क्या है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरिट लिस्ट में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो है आपका जीएस पेपर 1, 2 और निबंध का पेपर। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल को ऑलरेडी जो है क्वालिफाइंग बना दिया गया है, जैसे आपका हिंदी क्वालिफाइंग होता है, यानी उसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाना है और पास हो जाना है। यानी सारा खेल जो है आपका जीएस का होने वाला है। क्यों जीएस का होने वाला है? तो देखिए 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। यहां पे आप देखेंगे 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। यहां पे भी आप देखेंगे 3 घंटे का पेपर और 300 मार्क्स का जो है एसे का पेपर होगा। और इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स का। आप सोचिए कि अगर आपने मेंस में अच्छा मार्क्स उठा लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए भी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना रहेगा, ज्यादा प्रभाव जो है नहीं डाल पाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन फॉर बीपीएससी आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1 है, 2 है और निबंध का पेपर है। तो इसके लिए हमारी क्या पैटर्न है और क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम यहां पे जल्दी से समझ लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट का समय लेके। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स को कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, किन चीजों का ध्यान रखें और एक टॉपिक को कैसे कवर करना है, किन पक्षों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो जल्दी से इतनी बातें समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न की बात करें तो जैसे यहां पे देख सकते हैं 3 खंड है, यहां पे भी 3 खंड है, यहां पे भी 3 खंड है। तो एसी की तो बात हटा दीजिए, हम यहां पे जीएस की बात करते हैं। तो जैसे यहां पे आपको दिया है इतिहास, कला एवं संस्कृति, तो यहां का जो पैटर्न होगा ना, आपको इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन यहां से। अब इसमें दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ना सब पार्ट होता है, यानी कि 5 सब पार्ट क्वेश्चन यहां पे रहेगा और ये पूरे सिलेबस से रहता है, ये कि कोई टॉपिक विशेष नहीं रहता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहां क्वेश्चन नंबर 1 में सब पार्ट मिलेगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि आपको 50, 100, 70 इसी के करीब जो है आपको वर्ड का उपयोग करके इन 5 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना होता है। अभी मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 2 विकल्प मिलेगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इनमें से कोई एक आपको लिखना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 2 विकल्प मिलेगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इनमें से कोई एक आपको लिखना रहेगा। यानी आप ये बात समझ गए होंगे कि सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, ऐसे ही सेक्शन 2 में भी सेम चीजें आपको जो है कितना क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा और इसके भी सबके विकल्प मिलेंगे। इसके जो है 2 क्वेश्चन आएंगे डीआई के और इसके भी जो है आपको 2 विकल्प मिलेंगे। यानी लिखने आपको 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन एक के बदले एक विकल्प एक्स्ट्रा मिलता है, अल्टरनेट क्वेश्चन, कि आप में से दोनों में से कोई एक आता है तो आप उसे लिख लो। और सेम पैटर्न को फॉलो करता है आपका जीएस पेपर 2 भी। ठीक है, तो ये परीक्षा का पैटर्न था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो अब देखिए इंडियन पॉलिटी तो एक पूरा सेगमेंट है, तो उसमें तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल बनेंगे, मजा आएगा। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि भूगोल और अर्थव्यवस्था जो है ना आपस में जुड़ा गया है, यानी कि कोर भूगोल से क्वेश्चंस कम आएंगे, कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आएंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे भी तो उसमें मुख्य रूप से जो है बिहार के विशेष संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आया? तो हमेशा सिलेबस को पहले ध्यान रखना है। तो आज हम लोग किस चीज को देखेंगे? सबसे पहले अर्थव्यवस्था को। तो खंड 2 को हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि तो भूगोल के जो मेंस के टॉपिक है, जो बीपीएससी के सबसे प्रिय है, यानी सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो भूगोल में आप ये 5 टॉपिक देख सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। तो आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी का एक सेगमेंट जो है डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में बार बार पूछे जाते हैं, जहां पे आर्थिक नियोजन देखेंगे हम लोग, इकोनॉमिक प्लानिंग, जहां पे हम लोग 12 पंचवर्षीय योजनाओं को जो है इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, बिहार में उसकी भूमिका देखते हैं, बिहार में क्या समस्याएं आई, हर चीज को यहां पे देखते हैं। इसके बाद आता है जनसंख्या संबंधित मुद्दे। तो बिहार की जनसंख्या भी आपको पता होगा और वैश्विक जनसंख्या से भी भारत के जो है यहां पे तुलनात्मक रूप से भी क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं। यहीं पे आर्थिक विकास देखेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आर्थिक विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को।
तो एक होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज इस मुद्दे पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं। फिर रोजगार एवं बेरोजगारी आ जाता है, पर्यावरण बनाम विकास आ जाता है, और ये सारे टॉपिक जो है कहीं ना कहीं बिहार के विशेष संदर्भ में हमें करने होते हैं। तो जल्दी से हम इसके सिलेबस को तो देख लिए हैं, अब थोड़ा सा हम इसके PYQ को देखते हैं और फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए इस सेगमेंट से, यानी कि भूगोल और इकोनॉमी के सेगमेंट से क्या क्या क्वेश्चंस बना है। यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा था ना, पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहता है हर सेगमेंट में। तो ये पहला क्वेश्चन जो है हर सेगमेंट में क्या है, कंपलसरी है। तो सेकंड सेक्शन 2 जो है जीएस पेपर 2 का पहला सेक्शन क्या है, कंपलसरी है। तो यहां पे देखिए 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, ये क्या है, कंपलसरी है। बात समझ में आया। ऐसे यहां पे अगले क्वेश्चन का विकल्प देगा, या तो आप क्वेश्चन नंबर 5A बनाइए या फिर आप B बनाइए। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही यहां पे ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, या तो आप ये वाला सेक्शन बनाइए या तो आप ये वाला सेक्शन बनाइए। बात समझ में आया। तो ये पैटर्न है जो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे सेक्शन 2 में जीएस पेपर 2 का आपको ये पैटर्न है, ऐसे ही जीएस पेपर 2 के सेक्शन 1 में भी सेम पैटर्न है, ऐसे जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 और 2 और 3 में भी सेम पैटर्न है। बस ध्यान रखिएगा सेक्शन 3 से 2-2 क्वेश्चन ही आते हैं, दोनों के अल्टरनेट ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आज के क्लास में जो है एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके मेंस के लिए है। ये क्वेश्चन जब इस 69 बीपीएससी में आया था तो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा इसको लेके क्रेज था कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन अगर फिर कभी एग्जाम में आ जाए, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी का अगर सिलेबस देखेंगे, बीपीएससी मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे पूछे गए सवाल के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी 60 से 70% क्वेश्चन आप देखोगे कि अगर आपने अच्छे तरीके से पीवाई क्वेश्चन पे होमवर्क कर लिया। पीवाई क्वेश्चन पे होमवर्क करने का तात्पर्य क्या है? पीवाई क्वेश्चन पे होमवर्क करने का तात्पर्य है कि अगर आपने पीवाई क्वेश्चन पे खेलना सीख लिया, खेलना सीख लिया का यहां पे सिंपल सा तात्पर्य है कि अगर आपने पीवाईक्यू को सिस्टमेटिक रूप से उसके हर डायमेंशन को, हर सेगमेंट को तोड़ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना सीख लिया तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर जाओगे। बस में तो चलिए आज इस क्वेश्चन को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्लास में। तो ये हमारा आज का सवाल है। अब इस सवाल को हम कैसे तोड़ेंगे? सवाल क्या कह रहा है? तो भारतीय नियोजन समझ रहे हैं ना, के संदर्भ में अर्थशास्त्र के टिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, इसके लाभ, इसकी सीमा, इसकी आलोचना और इसको स्पष्ट कीजिए। यानी इतने, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है कि टिकल डाउन थ्योरी क्या है, ठीक है, इसके मुख्य बातें क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या कमियां हैं, ठीक है, और एक आलोचनात्मक कह रहा है तो आपको एक निष्कर्ष भी देना होगा, और ये विशेष रूप से भारतीय संदर्भ की बात कर रहा है। तो भारतीय संदर्भ देने से पहले वैश्विक स्तर पर टिकल डाउन थ्योरी क्या होता है इसे हमें समझना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो अलग अलग कंसेप्ट है, तो यहां पे अगर नियोजन की बात की जा रही है और टिकल डाउन थ्योरी की बात की जा रही है तो हमें एक कंसेप्ट यहां पे सीखना जरूरी है, और यहीं पे आंसर राइटिंग की कला आपकी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर की राइटिंग यहीं से शुरू कर देंगे टिकल डाउन थ्योरी से, लेकिन इसकी उचित प्रक्रिया क्या होगी कि टिकल डाउन थ्योरी को आप तभी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको जो है क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की परिभाषा आती है कि ये एक्चुअल में होता क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ट्रिकल डाउन सिद्धांत और भारतीय योजना के संदर्भ में हम इसके अर्थ और अवधारणा को समझेंगे, लेकिन इसके अर्थ और अवधारणा को समझने से पहले हमें यहां पे एक छोटा सा टॉपिक समझना है कि आर्थिक समृद्धि, ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। बात समझ में आया? ये अगर आप समझोगे तभी आपको ट्रिकल डाउन थ्योरी का जो है आप प्रॉफिट बता पाओगे, उसके लॉस बता पाओगे, यानी उसके फायदे बता पाओगे, उसके नुकसान बता पाओगे, और आप उसे भारतीय संदर्भ में इंप्लीमेंट करने में कौन कौन सी समस्या आई थी विथ एग्जांपल आप बता पाओगे। यानी कि कंसेप्ट यहां से निकलेगा। तो क्या कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो यहां पे सिंपल सी बात करें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें एक वर्ड में अगर आपको याद रखना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंतर है, तो पहली बात की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक अवधारणा है।
अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये क्वालिटिव है। क्या है? ये क्वालिटिव है। ठीक है, ये क्या है? क्वालिटिव अवधारणा है, यानी कि गुणात्मक अवधारणा है। ठीक है, गुणात्मक अवधारणा है। अब यहां पे दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एक मात्रात्मक अवधारणा है, यानी कि मात्र संख्या में से संबंधित है। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि जब हम आर्थिक विकास जो है एक गुणात्मक अवधारणा है, हमने मेन बात तो कह दी, लेकिन अभी भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि होता क्या है। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि विकास क्या है, कि एक व्यक्ति के जीवन के स्तर में सुधार हो जाए, उसके लाइफ स्टाइल में सुधार हो जाए, तो वो विकास है। जबकि अगर वो 10 केजी चावल का उत्पादन कर रहा था, अब 20 केजी करने लगे, तो यानी कि उसका समृद्धि हो रहा है, उसका मात्रात्मक अवधारणा, मात्रा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी पहले किसी व्यक्ति के पास एक साइकिल थी, एक छोटा सा टीवी था, लेकिन अब अगर उसके पास क्या आ जाए, सोचिए क्या आ जाए, उसके पास जो है संख्या बढ़ जाए, 2 साइकिल खरीद ले, यानी उसकी आय 50,000 थी, अब 60,000 हो जाए, तो यहां पे क्या हुआ? समृद्धि तो हुआ। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक विकास जो है जीवन का क्या करता है? गुणात्मक अवधारणा से संबंधित है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि जो है उत्पादन में वृद्धि को संबोधित करती है, उत्पादन में वृद्धि को संबोधित करती है। यानी कि अगर प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है जीडीपी आपकी बढ़ेगी। यानी कि यहां पे आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य क्या है? जीडीपी का बढ़ना। जीडीपी का बढ़ना क्या होगा? आर्थिक समृद्धि होगी। यानी कि आर्थिक समृद्धि हम क्यों कह रहे हैं जीडीपी का बढ़ना? जीडीपी एक्चुअल में क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? एक देश की सीमा में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मूल्य के योग को ही जीडीपी कहते हैं। और जब एक देश के जीडीपी में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। यानी कि आज आपका जीडीपी 100 रुपया था, अगर वो हो जाए 150 रुपया, यानी आपके जीडीपी का क्या हो रहा है? समृद्धि हो रही है। अब यहां पे समृद्धि तो हो गई, अब समृद्धि का अगर इसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिले, यानी कि आपके देश में 2014 में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके देश में अगर 2014 में 100 लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब थी, और आप 2015 और 16 में कह रहे हो कि हम सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले देश हैं, यानी हम सबसे तेजी से जो है आगे बढ़ने वाले, हमारा ग्रोथ हो रहा है, यानी आर्थिक समृद्धि हो रही है। मोदी जी चीख चीख के ये बात कहते हैं कि भारत सबसे तेजी से समृद्धि करने वाला देश है, यानी कि सबसे तेजी से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। बहुत गौरवान्वित करने की बात है। लेकिन क्या ये लाभ उन 100 लोगों को पड़ रहा है? क्या ये लाभ समाज के हर वर्ग में बंट रहा है? क्या इस समृद्धि का लाभ समाज के हर वर्ग उठा पा रहे हैं? यानी जब बढ़े हुए उत्पादन का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित किया जाए तो उसी को हम लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। बात में तो ये आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का जो है एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम आते हैं मुख्य रूप से अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिकल डाउन सिद्धांत और भारतीय योजना के संदर्भ में हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या कहता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, या फिर आप ये समझिए कि इसका अवधारणा क्या है। तो पहले मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं। ट्रिकल डाउन थ्योरी कहता है, ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहता है कि आर्थिक विकास से, ध्यान से समझिएगा, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक विकास से उत्पन्न जो लाभ होता है, आर्थिक विकास से उत्पन्न जो लाभ होता है अमीर वर्ग तक पहुंचता है। यानी पहले हम अमीर को क्या करेंगे? उसका लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लाभ जो है समाज के निम्न वर्ग तक जो है धीरे धीरे टपक कर क्या होता है? पहुंचता है। जैसे रोजगार और आय में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार, यही है सिंपल शब्दों में ट्रिकल डाउन सिद्धांत। यानी अगर इसको सिंपल सी बात कहें तो ये कहता है पहले विकास करो, बाद में वितरण करो। यानी पहले जो अमीर हो सकता है उसे अमीर बना दो, और जब कोई अमीर बनेगा तो अगर भारत में कोई व्यक्ति अमीर हो जाएगा तो उसके अमीर होने की वजह से क्या होगा?
जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। यानी कि भारत में अंबानी अगर अमीर हो रहे हैं तो कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो यही है ट्रिकल डाउन सिद्धांत सिंपल भाषा में, लेकिन ये तो समझने के स्तर पे कंसेप्ट था। तो यहां पे पहली बात आती है कि इसका मुख्य बात क्या है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी में अगर हमें अर्थ लिखना हो, अवधारणा लिखना हो, तो क्या कह सकते हैं कि ट्रिकल डाउन सिद्धांत जो है आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ पहले अमीर वर्ग तक पहुंचता है, लेकिन धीरे धीरे ये लाभ जो है गरीब और निम्न वर्ग तक भी टपक कर पहुंचते हैं, जिससे रोजगार हो गया, आय में वृद्धि हो गई, जीवन स्तर में सुधार हो गया। तो ये तो आपका कंसेप्ट है, अर्थ है। इसके मुख्य तत्व क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या है, मेजर एलिमेंट्स क्या है। तो इसकी मुख्य बातों में 4 बातें आपको याद रखना है। पहला, ये सबसे कोर इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच। ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि पहले विकास बाद में समानता। यानी कि ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहता है कि पहले अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पे जोर दिया जाए, फिर हम देखेंगे इसका समान वितरण कैसे करना है। तो इसका पहला मुख्य तत्व क्या हो गया, ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच, यानी कि पहले विकास करो, बाद में इसका वितरण हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। दूसरा इसका मुख्य तत्व क्या हो गया, अगर इसके दूसरे मुख्य तत्व की बात करें तो पूंजी संचय की बात करता है। कैपिटल जो है आपको एक्युमुलेशन की बात करता है, कैपिटल एक्युमुलेशन की बात करता है, यानी कि पूंजी संचय की बात करता है। अब पूंजी संचय का मतलब क्या है कि अमीर जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके निवेश से विकास होने की यहां पे उम्मीद जो है की जाती है। बात समझ में आया? तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट इसका क्या कहता है, तीसरा एस्पेक्ट क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। तीसरा एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाजार पे भरोसा। और यहां से एक अलग सवाल क्रिएट हो जाएगा, बाजार पे भरोसा। बाजार पे भरोसा यानी कि मार्केट ट्रस्ट, या फिर मार्केट ट्रस्ट यानी इसको अगर हम कहें डिमांड इन सप्लाई पे आधारित बाजार। और आप सभी को पता होगा कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोनों का ही क्या रखते हैं, समन्वय देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पे सरकार का बाजार पे कंट्रोल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां पे बाजार पे सरकार का कंट्रोल जो है बहुत ज्यादा होता है। और भारत ने क्या किया, ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया और ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाया। भारत ने अपनाया तो क्या अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाए। तो यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी के नाते जैसे ही हम डिमांड एंड सप्लाई पे इस कंसेप्ट को छोड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो इसका मुख्य तत्व यह है, यानी कि मुक्त बाजार खुद संसाधनों का सभी वितरण जो है तय कर देगा। यानी यहां पे कहा जा रहा है कि भैया डेवलपमेंट कीजिए, जहां डिमांड होगा वहां ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाएगा। यानी मुक्त बाजार खुद संसाधनों का सही वितरण कर देगा। और एक चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट बात है, और वो है गरीबों को अप्रत्यक्ष लाभ। यानी कि जो पुअर पर्सन है, इनडायरेक्ट रूप से जो है इनको क्या होगा, लाभ होगा। यानी गरीबों को जो है अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। कैसे गरीबों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा, आप सोचिए कि आपके देश में अंबानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, जो भी अमीर पूंजीपति वर्ग है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके किसी कंपनी के लगाने से, ठीक है, तो उद्योगों के बढ़ने से क्या होता है, रोजगार और मजदूरी के जरिए जो है इनको लाभ मिलता है। तो ये इनका चौथा तत्व है, यानी गरीबों को अप्रत्यक्ष लाभ, यानी उद्योगों के बढ़ने से जो है रोजगार और मजदूरी के जरिए जो है इनको लाभ मिलेगा। तो ये इसके 4 मुख्य तत्व हैं। अब आपने 4 मुख्य तत्व तो बता दिया, तो क्या इसके कुछ लाभ भी हैं? जी हां, इसके कुछ लाभ भी हैं। तो लाभ क्या बता सकते हैं आप, लाभ यहां पे क्या बता सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज एंड बेनिफिट्स, या लाभ या फायदे इसके क्या है। तो इसके लाभ और फायदे तो 3 मुख्य रूप से आप यहां पे देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 मुख्य फायदा क्या होगा इससे, इसके लाभ और फायदे में क्या होगा। तो ये तेज जो है औद्योगिकरण और निवेश को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रमोट्स रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कुल मिला के ये तेज औद्योगिकरण और निवेश को बढ़ावा देता है। और दूसरी अगर हम बात करें यहां पे, तो दीर्घ काल में रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, यानी कि क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द लॉन्ग रन। और तीसरी अगर यहां पे हम बात करते हैं इसके लाभ, तो ये अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करता है, बुनियादी ढांचे का विकास करता है, यानी कि इंकरेज मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ।
ठीक है। और यहां पे एक चौथा पॉइंट भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि ये घरेलू और विदेशी जो आपके क्या बोलते हैं निवेश को जो है आकर्षित करता है। क्योंकि आप देख लीजिए अमेरिका का इतना विकास सर्वाधिक क्यों हुआ, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सरकार का हस्तक्षेप कम है, और जहां पे भी सरकार का हस्तक्षेप कम होता है विकास तेज हो जाता है। और ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है कहीं ना कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हमें लेके जा रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इस पे हम बात करेंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये इसके लाभ तो हमने देख लिया, तो क्या ट्रिकल डाउन थ्योरी के केवल लाभ ही लाभ है? नहीं, ट्रिकल डाउन थ्योरी के केवल लाभ नहीं है, इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी है, लिमिटेशंस भी है, और लिमिटेशंस को हम विद एग्जांपल भी समझेंगे। तो इसकी सीमाएं क्या है कि बेनिफिट जो है जैसा सोच के किया जाता है, लाभ अक्सर जो है अमीरों तक ही सीमित रहता है। यानी जो हमने बात किया था ट्रिकल डाउन थ्योरी में कि अगर अमीर होंगे तो यहां से रिस्क के उसका लाभ जो है गरीबों तक पहुंचेगा। तो पहला लिमिटेशन तो यहां पे यही आ जाता है कि इसका लाभ जो है अमीरों तक ही सीमित रह जाता है, गरीबों तक टप टप के नहीं पहुंचता है। दूसरा इसका क्या सीमा हो जाता है, दूसरी इसकी क्या कमियां हो जाती है कि अमीर और गरीब के बीच में आय की असमानता जो है बढ़ती जाती है। भारत की सबसे बड़ी समस्या देखिए, यहां पे भारत में अमीरों की लिस्ट देखिएगा तो अमीर बहुत ही अमीर हैं और गरीब बहुत ही गरीब हैं, तो आय की असमानता बढ़ती जाती है। तीसरा यहां पे क्या समस्या है, लिमिटेशंस क्या है कि गरीबों को बहुत देर से या बिल्कुल इसका लाभ नहीं मिलता है। लाभ मिलेगा भी तो दीर्घकाल में, बहुत लंबे समय के बाद, या तो नहीं मिलेगा। चौथी इसकी समस्या क्या देखने को मिलती है, चौथी समस्या है कि असमान विकास सामाजिक असंतोष को जो है जन्म देता है। यानी कि जब आप देखोगे कि एक व्यक्ति को अथाह पैसा मिल रहा है, अथाह अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, अथाह जो है उसके विकास हो रहा है, और एक गरीब व्यक्ति आज जहां पे है, सरकारें बदल गई, वो व्यक्ति आज भी वहीं पे है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, और आप चिल्ला रहे हो कि आपका देश समृद्धि कर रहा है। तो यहां पे सामाजिक असंतोष को जो है ये क्या करता है, जन्म देता है। अब यहां पे ये लिमिटेशंस हो गई। अब इसका क्रिटिसिज्म आपसे पूछता है, आलोचनाएं भी पूछता है, ठीक है, ये तो उसकी कमियां हो गई। इसकी आलोचनाएं क्या है, इसकी कमियां क्या है? तो ये सिद्धांत बाजार शक्तियों पे अत्यधिक निर्भर है, यानी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है। क्या है ये बाजार, यानी डिमांड एंड सप्लाई पे, यानी मांग ज्यादा सप्लाई ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है पास में। तो ये सिद्धांत बाजार शक्तियों पे ज्यादा निर्भर है। राज्य सरकार जो है यहां पे देखेंगे कि पूर्ण वितरण भूमिका को नजरअंदाज करता है, ठीक है, यानी कि इग्नोर द रोल ऑफ स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये मानता है कि लाभ अपने आप गरीबों तक पहुंचेंगे जो व्यवहार में नहीं देखने को मिलता है। समानता और सामाजिक न्याय की ये उपेक्षा करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यहां पे हम बात करेंगे। तो ये इसकी कुछ आलोचना के पॉइंट्स हो जाएंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां से। तो हम यहां पे जो है अब यहां पे मुख्य रूप से बातें लिखेंगे कि भारतीय योजना के संदर्भ में क्या बात करते हैं, यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी ने भारत में कब अपनाया गया और इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिला। तो ये जो पॉइंट होगा ना, जो कहते हैं ना मेंस आंसर राइटिंग तब भी कीजिए, तो हमें कुछ, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि 500 वर्ड का क्या है उत्तर है, और उसमें से आपको जो है 8 से 10 लाइन या 12 लाइन जो है आपको क्या करना है, आपको 12 से 15 लाइन, आप देख लीजिए आपका उत्तर कैसा है। यानी कि 8 से 15 लाइन अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप यहां से 4 पॉइंट यहां पे हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेन पॉइंट होगा जहां से आप बताओगे ट्रिकल डाउन थ्योरी एक्चुअल में कैसे भारत में योजना में जो है संदर्भ में क्या इसका रहा है अब तक का, ठीक है। तो अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पे दो आपको योजना जो है प्लानिंग कमीशन आपको याद रहना चाहिए। पहला जो भारत में प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, विशेष करके जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था 1955 से 56, ठीक है, और एक तीसरा पंचवर्षीय योजना था 1961 से 66। तो इन दोनों में ही आप देखेंगे कि ट्रिकल डाउन थ्योरी को जो है अपनाया गया था, ठीक है। इन योजनाओं में भारी उद्योगों को पूंजी निर्माण और तीव्र औद्योगिकरण पे जोर दिया गया था, और यह माना गया था कि जो बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगों की वृद्धि से गरीबों को रोजगार और आय के माध्यम से क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन 1960 में आप देखेंगे कि अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि विकास के बावजूद गरीबी और असमानता जो है भारत में बनी हुई है। तो ये अप्लाइड एंड इसके डिसएडवांटेज दिखे गए हैं। तो इसलिए भारत ने अपनी नीति जो है दिशा बदली और विकास के साथ सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन में जो है क्या किया, ध्यान केंद्रित किया। जैसे कि गरीबी हटाओ, मनरेगा, इन सब चीजों को जो है यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। तो ये सिनेरियो था आपका भारतीय योजना के संदर्भ में। तो यहां पे हमने 2 योजना को जो है कवर कर लेंगे।
फिर इसके बाद आते हैं तो यहां पे वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, क्या हमें दोबारा से टिकल डाउन थ्योरी की तरफ जाना चाहिए, क्या इसकी कोई भूमिका है वर्तमान में, तो ये यहां पे वर्तमान प्रासंगिकता भी आपको जानना है। तो आज भारत की योजना प्रणाली का लाभ जो है, लक्ष्य जो है समावेशी विकास है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का यहां पे तात्पर्य क्या है, यानी कि विकास के लाभ जो है समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए। यानी आज भारत का लक्ष्य पूंजीपति को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ है। मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, यही तो है इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि विकास के लाभ जो है समाज के हर वर्ग को जो है क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। सरकारी नीतियां अब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पे केंद्रित है, ताकि विकास न्याय संगत हो, समावेशी हो। तो ये वर्तमान में क्या है, इसकी प्रासंगिकता हम लिख देंगे। और लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष ये लिखेंगे कि टिकल डाउन सिद्धांत भारत में गरीबी और असमानता की समस्या जो है हल करने में असफल रहा। सिर्फ आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, विकास के लिए समावेशी, न्याय संगत और टिकाऊ होना चाहिए। इसलिए भारत ने पहले विकास की नीति से हटकर न्याय और समानता के साथ विकास की नीति अपनाई है। और यहां पे जाके जो है आपका कहानी जो है खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो चाहे अब आपसे ये कुछ भी पूछ ले, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है लिख पाओगे। एक बात तो जान लीजिए, अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लिया ना ढंग से, आपको एग्जाम में शब्द अधिक हो जाएंगे, कम नहीं पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के टिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, इसके लाभ, इसकी सीमा, इसके आलोचना को क्या आप स्पष्ट नहीं कर पाओगे? तो ये आपका एक होमवर्क रहता है जिसे आपको करके लाना है। ठीक है, तो अगले क्लास से जो है हम लोग सारी चीजों को जो है डिस्कस करेंगे, यानी सिस्टेमेटिक रूप से जो है हम लोग अर्थव्यवस्था की क्लास जो है प्रारंभ करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपका ये टॉपिक है, ठीक है, जैसे ये आपकी टॉपिक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, जब चीजों को पढ़ेंगे ना, अब जैसे मैंने आपको आर्थिक नियोजन मैंने स्टार्ट किया, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट किया, तो अब हम यहाँ पे जब जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो है, तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास को देखेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना हमने कब अपनाया, क्यों अपनाया, इसके पीछे कौन कौन से चैलेंजेस थे, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उसके फायदे क्या थे, उसके नुकसान क्या थे, बिहार ने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, बिहार में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो यानी अगर हम इन सिलेबस पे अच्छे से काम कर लें और उसको वर्तमान प्रासंगिकता के साथ, उसकी आलोचनाओं के साथ, उसकी सीमाओं के साथ अगर हम टॉपिक्स को करते हैं, तो सारी चीजें बहुत सिस्टेमेटिक रूप से हो जाएगी। ये बहुत देखिए, एकदम सिंपल सी बात है। आपको बीपीएससी मेंस के सिलेबस को जो अगर आपको समझना है ना, तो आपको पीवाईक्यू के साथ खेलना आना पड़ेगा, आपको पीआईक्यू को जो है एनालिसिस करना आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो मेरा अप्रोच क्या रहता है, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये 5 चैप्टर को जो है स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले तो इनको क्या करूंगा, चैप्टर वाइज आपके लिए अरेंज कर दूंगा। इसके बाद आर्थिक नियोजन से मान लेता हूं कि मैं 15 से 20 क्वेश्चन आया है, तो 15 से 20 क्वेश्चन को तो मैं आपको हर डायमेंशन से पहले स्पष्ट करूंगा ही, साथ में 15 से 20 क्वेश्चन वो भी क्रिएट कर दूंगा, वो चीजें भी आपको बता दूंगा जो भविष्य में बन सकता है। ठीक ऐसे ही हम यहां से सारे क्वेश्चन से टॉपिक से हम करेंगे, और आप देखेंगे कि एक समय के बाद एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा सिलेबस का हिस्सा नहीं रह जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड ना हो, आप जिसके लिए तैयार ना हो। और इसका मॉडल उत्तर भी जो है मैं आपको टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दूंगा। तो क्लासेस में मुख्य रूप से हम समझने पे ध्यान देंगे, चीजों को पीछे से आपको रिवाइज करते चलना है, और इस तरीके से आपका मेंस आंसर राइटिंग जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।